आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों आज 31 अक्टूबर का दिन है। आज के दिन ही हम लोग जो है एकता दिवस के रूप में मनाते हैं और आज के ही दिन भारत के महान विभूति सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 1875 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों आज से 2000 से अधिक साल पहले जो सपना चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने राजतंत्र के युग में देखा था, अखंड भारत का सपना, उसी सपने को साकारित करने का कार्य लोकतंत्र के इस युग में कुछ निश्चित शर्तों के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसको साकार किया। तो दोस्तों आज का सेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल पर रहेगा और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जो हर व्यक्ति के लिए जानना बहुत ही आवश्यक होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ जो भी कंपटीशन की फील्ड से जुड़े होंगे, जो एस्पायरेंट होंगे या नॉन एस्पायरेंट होंगे, उनके लिए भी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों अब हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म आज ही के दिन 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। इनकी उपलब्धियों के कारण, इनके विशिष्ट गुणों के कारण जो हम अभी पढ़ेंगे, अभी जानेंगे, इनको भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। लौह पुरुष के साथ साथ इनको अखंड भारत का निर्माता कहा जाता है। जिस अखंड भारत का सपना आज से लगभग 2200 साल पहले आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने देखा था, उसी सपने को साकारित किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और भारत को जो भारत काफी खंडों में विभाजित होने वाला था, उसको एक सूत्र में पिरोया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इनको भारतीय सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है और इसी उपलक्ष्य में 21 अप्रैल 1947 को पहला राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस भी मनाया गया था। तो दोस्तों इनको भारतीय बिस्मार्क भी कहा जाता है। जिस प्रकार बिस्मार्क ने यूरोप में जर्मनी को एकीकरण करने का कार्य किया था, जर्मन उस समय विभिन्न भाषाई क्षेत्रों में बटा हुआ था, विभिन्न खंडों में बटा हुआ था। जिस प्रकार से बिस्मार्क ने जर्मनी को एकीकृत किया था, उसी प्रकार का कार्य, उससे भी महत्वपूर्ण कार्य हम कह सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के 562 रियासतों को एक करके यह महत्वपूर्ण कार्य किया था। तो दोस्तों जैसा कि अभी हम लोग देख चुके हैं कि इनका जन्म 1875 में 31 अक्टूबर को हुआ था। काफी महत्वपूर्ण है वनडे एग्जाम्स के लिए भी। ये कहां पर हुआ था? नाडियाड जिला गुजरात में हुआ था। और 31 अक्टूबर के दिन ही, इनके जन्मदिन को ही हम एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। अब एकता दिवस को किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, आप लोग इससे रूबरू हो ही गए होंगे, क्योंकि इन्होंने अखंड भारत को साकारित किया था, पूरे भारत में एकता का संचार किया था। इस वजह से इन्हीं के जन्मदिन पर एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की शुरुआत पहली बार वर्तमान सरकार ने 2014 में किया था। तो दोस्तों सरदार पटेल भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण विभूति रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का जन्म युगों युगों में एकाध बार ही होता है। तो दोस्तों सरदार पटेल जयंती भी इस दिन मनाई जाती है। और इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई, बैरिस्टर की पढ़ाई लंदन से की थी। बैरिस्टर की पढ़ाई लंदन से करने के बाद ये भारत में वापस आए और अहमदाबाद में वकालत की इन्होंने। ये पढ़ाई तो विदेशों में किए थे, परंतु अपनी कर्मभूमि को कर्मभूमि के रूप में भारत को ही चुना। और इनके प्रेरणा स्रोत के रूप में समस्त स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इनके प्रेरणा स्रोत के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका का कार्य महात्मा गांधी के विचारों ने किया। ये महात्मा गांधी की अहिंसा की नीति से अत्यधिक प्रभावित थे और इनसे प्रेरित होकर इन्होंने गांधी के तमाम आंदोलनों में भरपूर बढ़ चढ़कर सहयोग किया, जैसे असहयोग आंदोलन, स्वराज आंदोलन, दांडी यात्रा और भारत छोड़ो आंदोलन में। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग देखते हैं 1917 से 1924 तक जो सरदार पटेल की भूमिका थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में या अन्य जगहों पर, वो हम देखते हैं। 1917 से 1924 में ये भारत के या अहमदाबाद में ऐसे पहले भारतीय थे जो भारतीय म्युनिसिपल कमिश्नर के रूप में चुने गए थे। तो दोस्तों इससे पहले अहमदाबाद का कोई भी भारतीय म्युनिसिपल कमिश्नर के रूप में नहीं चुना गया था और ये जीते भी तो महज 1 वोट से जीते थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जीत थी किसी भी भारतीय के लिए, क्योंकि ये पहले भारतीय थे जो अहमदाबाद के लिए चुने जाने वाले थे।
उसके बाद हम देखते हैं इन पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगता है और इनके साथ साथ 18 अन्य लोगों पर भी लगता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है इनके जीवन का जब इनके ऊपर 1922 में भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। भ्रष्टाचार का यह आरोप होता है कि इन्होंने 1.68 लाख रुपए या जो 18 लोग और थे जिन पर आरोप लगता है कि इन लोगों ने मिलकर 1.68 लाख रुपए के धन की गलत प्रस्तुति की थी और उसका मामला अहमदाबाद जिला न्यायालय में चल रहा था। तो दोस्तों उसके बाद यह मामला जो है अहमदाबाद जिला न्यायालय से हट करके बंबई हाई कोर्ट में चला जाता है। बंबई हाई कोर्ट में जब यह मामला 1923 में जाता है तो इसका केस सरदार वल्लभ भाई पटेल का केस जिन्ना के हाथ में जाता है और जिन्ना इस केस को लड़ते हैं और जिन्ना के माध्यम से ही इस केस में पटेल को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। मतलब पटेल के ऊपर लगाए गए सारे आरोपों को बेबुनियाद साबित कर दिया जाता है और इस केस में पटेल जीत जाते हैं। तो उन पर लगाए गए ये आरोप निराधार साबित होते हैं और उसके बाद हम देखते हैं 1924 से 1928 तक म्यूनिसिपालिटी के अध्यक्ष होते हैं। अहमदाबाद की जो नगर पालिका होती है ये उसके अध्यक्ष चुने जाते हैं 1924 से 1928 तक। इस बीच जब ये अध्यक्ष और कमिश्नर के रूप में कार्य करते होते हैं तो उस बीच भारतीयों के मध्य महिलाओं के लिए स्वतंत्रता की बात करते हैं, महिलाओं को पुरुषों के समानता की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, तमाम कृषकों की बात करते हैं, उनके उत्थान की बात करते हैं। तो भारतीयों के जनमानस में समानता के भाव को प्रचार प्रसार करने का कार्य भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा निभाया जाता है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलन की भूमिका में इनके प्रत्यक्ष योगदानों को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले 1918 में हम लोग खेड़ा आंदोलन में देखते हैं। अभी हम लोग पिछले सेशंस में पढ़े थे कि गांधी जी के द्वारा 1917 और 1918 में क्रमशः चंपारण, अहमदाबाद मिल और खेड़ा आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसका क्रम भी पूछा जाता है एग्जाम में। और खेड़ा आंदोलन में भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और खेड़ा आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल का पहला और बड़ा आंदोलन था। तो इस आंदोलन में चूंकि गांधी जी और पटेल की जीत होती है और इसके बाद हम देखते हैं इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो खेड़ा सत्याग्रह में भाग लिया जाता है यह अंग्रेजी सरकार के द्वारा करों में भारी भारी कर लगा दिया जाता है और उसी कर की छूट के लिए यह सत्याग्रह किया जाता है। क्योंकि उस समय के दौरान मौसम की काफी अनिश्चितता थी और मौसम की अनिश्चितता के कारण फसल वहां पर खराब हो गई थी, परंतु अंग्रेजों के द्वारा करों में कमी नहीं की गई थी, भारी कर लगा दिए गए थे। तो इन्हीं भारी करों से छूट के लिए ये खेड़ा आंदोलन चलाया गया था जिसमें पटेल, गांधी और अन्य लोगों ने किसानों का नेतृत्व किया था। किसानों की यहाँ पर जीत हुई थी, अंग्रेजों के द्वारा करों में माफी की बात की गई और उसके बाद इनका जो महत्वपूर्ण आंदोलन आता है 1928 का बारडोली सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह भी एक प्रकार का किसान आंदोलन होता है। यह गुजरात का एक प्रमुख किसान आंदोलन होता है जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। इसमें प्रांतीय सरकार के द्वारा अर्थात अंग्रेजी सरकार के द्वारा किसानों के लगान में 30% की वृद्धि कर दी गई थी। अब 30% की वृद्धि किसानों के द्वारा चुकाना उनके लिए काफी समस्या की बात थी। तो इसका विरोध पटेल ने किया और इस आंदोलन की सफलता के बाद आंदोलन यह सफल हुआ और इस आंदोलन की सफलता के बाद वहां की महिलाओं ने, बारडोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि से इनको नवाजा। तो दोस्तों 1918 का खेड़ा आंदोलन हो गया, 10 साल बाद 1928 का बारडोली सत्याग्रह हो गया। ठीक 2 साल बाद जब 1930 में गांधी जी के द्वारा नमक सत्याग्रह चलाया जाता है तो उसमें भी सरदार वल्लभ भाई पटेल बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और 3 महीने की जेल भी होती है इनको। 3 महीने की जेल होती है, उसके बाद बाहर आते हैं। फिर 1931 में हम लोग पिछले के सेशन पढ़े हैं, 1931 में ये कांग्रेस की कराची अधिवेशन की अध्यक्षता भी करते हैं। 29 मार्च को कराची में कांग्रेस अधिवेशन होता है और जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे होते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, जो गांधी इरविन समझौता हुआ था या उसी को हम दिल्ली समझौता भी कहते हैं। दिल्ली समझौता या गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 को हुआ था और इस गांधी इरविन समझौते को
29 मार्च जो 1931 को कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे पटेल, उसमें गांधी इरविन समझौता को मंजूरी दे दी जाती है, उसकी स्वीकृति दे दी जाती है और इसमें पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को फिर से दोहराया जाता है और इसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की वीरता और उनके बलिदान की प्रशंसा भी की जाती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता और दिल्ली समझौता हुआ था। उसमें गांधी जी ने राजनीतिक बंदियों की माफी की बात की थी, परंतु इस राजनीतिक बंदियों को छोड़ने की विचार को त्याग दिया गया था और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। जिसके बाद जब ये अधिवेशन हो रहा था उसमें इसमें इनकी फांसी और इनके बलिदान की प्रशंसा की गई थी। इस अधिवेशन की जो मुख्य बातें हैं वो हम ध्यान से देखेंगे। इन 2 मुख्य प्रस्ताव इसमें पास किए गए थे। एक मूलभूत राजनीतिक अधिकार थे और दूसरा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम था। मूलभूत राजनीतिक अधिकार में हम देखते हैं कि वर्तमान संविधान में जो हमारा अनुच्छेद 19(1)(a) है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में उस समय किया जा रहा था कि अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता दी जाए। और जो वर्तमान संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) में हम लोग पढ़ते हैं संगठन बनाने की स्वतंत्रता, उसकी भी बात उस अधिवेशन में, कराची के अधिवेशन में की गई थी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो वर्तमान समय में भी लागू है, महिलाओं और पुरुषों को जो सभी 18 वर्ष के हो जाते हैं उनको वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया जाता है। ये बात 1931 से ही चल रही थी। उस समय ये धारणा थी कि जैसे ही हमारे पास सत्ता आएगी हम सभी को बराबर वयस्क मताधिकार देंगे। इसीलिए जैसे भारत आजाद होता है, महिलाओं को भी बराबर वोटिंग का अधिकार दे दिया जाता है। जाति, धर्म, लिंग से हटकर कानून के समक्ष समानता सभी के लिए उपलब्ध कराई जाए। जो वर्तमान संविधान के अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता, वो बात कराची के अधिवेशन में पटेल की अध्यक्षता में की जा रही थी। उसके बाद दोस्तों, सभी धर्मों के प्रति राज्य का तटस्थ भाव जो वर्तमान समय में हमारी पंथ निरपेक्ष भावना है, वह उस समय कराची अधिवेशन का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ था। उसके बाद निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा जो वर्तमान में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21(a) के तहत मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया, उसकी बात 1931 से ही चल रही थी। तो दोस्तों, ये कराची का अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था और अल्पसंख्यकों तथा विभिन्न भाषाई क्षेत्रों की संस्कृति, भाषा और लिपि की सुरक्षा की गारंटी देने की बात तब की जा रही थी, जो कि स्वतंत्रता के उपरांत जो हमारा संविधान बना उसमें अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 मौलिक अधिकारों के तहत उसका भी प्रावधान किया गया। तो दोस्तों, अधिकारों की जो गारंटी वाला यह कराची अधिवेशन था, भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। भारतीय राजनीति और भारतीय संविधान के निर्माण में यह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था। उसके बाद दूसरा हम इसमें देखते हैं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम। जो राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम था, इसमें जो हमारे वर्तमान संविधान का अनुच्छेद 38 है कि सभी प्रकार की असमानताओं को दूर करना, आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानताओं को दूर करने की बात जो की गई है, वो कराची अधिवेशन में बात हो रही थी। किसानों के कर्ज से राहत और सूदखोरों पर नियंत्रण करने की बात चल रही थी। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम में समाज में सभी प्रकार की विषमताओं को समाप्त करने की बात की जा रही थी। उसके बाद आता है कांग्रेस की घोषणा। मतलब कराची अधिवेशन से ही संबंधित जो कांग्रेस की घोषणा होती है, उसमें यह कहा जाता है कि जनता के शोषण को समाप्त किया जाए और राजनीतिक आजादी के साथ साथ आर्थिक आजादी भी आवश्यक है। कहने का मतलब है कराची अधिवेशन में जो 2 मुख्य बातें थी, राजनीतिक अधिकार और आर्थिक अधिकार कार्यक्रम, उसमें आर्थिक अधिकारों के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि जब तक व्यक्ति आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होगा तब तक उसका सामाजिक सशक्तिकरण भी नहीं होगा। तो दोस्तों, कराची अधिवेशन हमारे संपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन, संपूर्ण कांग्रेस के अधिवेशन में घटने वाले सभी अधिवेशनों में सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशनों में से एक है। उसके बाद हम पटेल की भूमिका में देखते हैं अगला। जब 1937 में कांग्रेस की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है,
उसमें उसके पहले की बात यह है कि कांग्रेस की पार्टी का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे और अध्यक्ष चुने जाने के प्रबल दावेदार भी थे, परंतु गांधी जी के दबाव में पटेल ने अपने नामांकन को वापस ले लिया और जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो दोस्तों यहाँ पर व्यक्ति व्यक्ति से मतभेद की बात नहीं हो रही है, व्यक्ति व्यक्ति से मतभेद की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर विचारों की बात है। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल हल्का सा पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ थे और जवाहरलाल नेहरू समाजवादी विचारधारा पर थे, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू को इस अधिवेशन की अध्यक्षता में उनको बढ़त मिली, गांधी जी के द्वारा उनको बढ़त दी गई। किसी प्रकार का मनभेद नहीं हुआ था, मतभेद थे केवल, मनभेद नहीं थे। अगली बार जब 1942 में समस्त देश में भारत छोड़ो आंदोलन घटित होता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाता है और 3 साल की सजा भी होती है इनको। 1942 से 1945 तक अहमदनगर के किले में इनको बंद करके रखा जाता है। दोस्तों सभी जो भारत के महत्वपूर्ण नेता थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जैसे गांधी जी, कस्तूरबा गांधी और सरोजनी नायडू, मतलब गांधी जी को किसी जेल में नहीं बंद करके रखा गया था, उनको आगा खां पैलेस में बंद करके रखा गया था पुणे के, ताकि लोगों के मन में उतना गुस्सा ना आए कि इनको जेल में बंद किया गया है। इसीलिए बड़े महत्वपूर्ण नेताओं को एक किलों में नजरबंद करके रखा गया था। दोस्तों इसके बाद हम अगला देखते हैं। अगली भूमिका के तहत भारत आजादी की तरफ बढ़ता होता है और संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियां बनाई जाती हैं। हम लोग पिछले के सेशन में अपने पढ़ चुके हैं और उसी समितियों में कुछ समितियों की अध्यक्षता भी सरदार पटेल के द्वारा की जाती है। प्रांतीय संविधान समिति होती है, प्रांतों में व्यवस्था की देखभाल के लिए, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। और अभी हम लोग कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की बात देख चुके हैं, तो उसी के तहत मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं। उसके बाद भारत स्वतंत्र होता है और स्वतंत्र भारत का जब पहला मंत्रिमंडल बनता है 1947 में, तो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास महत्वपूर्ण विभाग आता है और गृह विभाग, सूचना एवं प्रसारण विभाग और राज्यों के मामले उनके पास दिए जाते हैं, उनको सौंपे जाते हैं। गृह मंत्री यह 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक गृह मंत्री की भूमिका में अपनी भूमिका का संपादन करते हैं और भारत को एकीकृत करने का कार्य पूर्ण करते हैं। भारत की 562 रियासतों का एकीकरण करते हैं। उसके पहले की एक घटना है, 3 मई 1947 को नई दिल्ली में इन्होंने इंटक की स्थापना की थी। इंटक का मतलब इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, मतलब इसमें भी ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। व्यापार, मजदूर, श्रमिक सभी लोगों के समानता की बात की गई थी, उनके आर्थिक सशक्तिकरण की बात की गई थी, क्योंकि जब तक लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण नहीं होगा उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बहाल नहीं होगी। इसीलिए मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए। उसके बाद दोस्तों इनको जब रियासती विभाग का अध्यक्ष बनाया जाता है, रियासतों के एकीकरण का कार्य इनको सौंपा जाता है, तो उसको ये बखूबी अंजाम देते हैं और सभी के उम्मीदों पर एकदम 100% खरे उतरते हैं। रियासती विभाग का अध्यक्ष सरदार पटेल को बनाया जाता है और रियासती विभाग का गठन 5 जुलाई 1947 को किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, याद होना मस्ट है। इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इसके सचिव वीपी मेनन होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो सकता है कि यदि क्वेश्चन में पूछ ले रियासती विभाग के सचिव कौन थे, तो हम लोगों को ऐसा लग सकता है कि रियासती विभाग के सचिव सरदार पटेल थे। सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे और सचिव की भूमिका वीपी मेनन के द्वारा निभाई जा रही थी। उसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, पहले गृह मंत्री और सूचना एवं रियासत विभाग के मंत्री थे, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। 562 रियासतों का विलय करते हैं, भारतीय एकता का निर्माण करते हैं, इसीलिए इनके जन्मदिन के अवसर पर एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, भारतीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जूनागढ़ 562 रियासतें, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद नामक 3 रियासतें जो भारत में विलय करने की घोषणा नहीं करती हैं, अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने की घोषणा करती हैं, इनको भी भारत में किसी तरीके से साम दाम दंड भेद के माध्यम से भारत में विलय कर लिया जाता है। हालांकि जम्मू कश्मीर का विलय राजा हरि सिंह के द्वारा 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से भारत में विलय किया जाता है, परंतु जूनागढ़ और हैदराबाद के
विलय में सरदार पटेल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसमें जूनागढ़ में भारतीय संघ में जनमत संग्रह के माध्यम से मिलाया गया। और आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि पड़े संपूर्ण मतों में पाकिस्तान के मत में मात्र 91 वोट पड़े थे। मतलब 99% से ज्यादा मत भारतीय पक्ष में पड़े थे। मात्र 91 मत, हजारों में भी नहीं, सैकड़ों में भी नहीं, मात्र 91 मत, 90 के आसपास के मत पाकिस्तान के पक्ष में पड़े थे। तो जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ को 9 नवंबर 1947 को मिला लिया जाता है। उसके बाद हैदराबाद के निजाम ने पाकिस्तान से संबंध स्थापित करके भारत में स्वतंत्र राज्य की घोषणा करते हैं और वहां के निजाम दिल्ली के लाल किले पर निजाम शाही झंडा फहराने की घोषणा करते हैं। उसके बाद हैदराबाद में सांप्रदायिक दंगे फैल जाते हैं, जिसको नियंत्रण करने के लिए ऑपरेशन पोलो के माध्यम से भारतीय सेना वहां प्रवेश करती है और ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद का भी भारत में विलय कर लिया जाता है। तो दोस्तों, इस संबंध में एक प्रश्न भी पूछ सकता है एग्जाम में कि जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद के विलय के क्रम को पूछा जाता है। तो इसके विलय के क्रम में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़े आसानी से याद किया जा सकता है। ऊपर से हम आएंगे नीचे तक। सबसे पहले जम्मू कश्मीर, फिर उसके बाद जूनागढ़, फिर उसके बाद हैदराबाद। तो इसको ऐसे ही हम याद कर लेंगे। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हो जाती है। क्योंकि 1875 में इनका जन्म होता है, 1950 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 75 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, 75 वर्ष की आयु तक ये भारत के एकीकरण का प्रयास करते रहे और उसमें सफल भी रहे। और इनके प्रधानमंत्री ना बनने का एक कारण ये भी था कि उनका उम्रदराज होना। क्योंकि भारत को उस समय नई नई आजादी मिली थी, तो भारत को एक ऐसे युवा नेता की आवश्यकता थी जो भारत को एक लंबे समय तक अपना नेतृत्व प्रदान कर सके। उस समय भारत को एक समाजवादी विचारक पंडित जवाहरलाल नेहरू से अच्छा उपयुक्त नेता और उस समय भारत में कोई मौजूद नहीं था। और ये गांधी जी की दूरदर्शिता ही थी कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव किया। और इसका कोई मनभेद भी सरदार पटेल के मन में नहीं था गांधी के प्रति। उसके बाद दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि गुजरात में इनके सम्मान में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना की जाती है। क्योंकि इनके जन्म दिवस को ही एकता के रूप में मनाया जाता है, एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए इनके सम्मान में एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई जाती है गुजरात राज्य में, जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसकी ऊंचाई 240 मीटर है। इसी के साथ दोस्तों, एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में हम यह भी समझ सकते हैं कि यह भी हमको हमारे लिए जानना आवश्यक है कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। तो वो है चीन की स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा, जो कि 208 मीटर है। अब दोस्तों, हम लोग देखते हैं सरदार पटेल के कुछ लेखन के कार्य देखते हैं। लेखन के कार्य में इनका भारत विभाजन का लेखन आता है। भारत विभाजन के संदर्भ में ये लेखन का कार्य पूर्ण करते हैं। गांधी, नेहरू, सुभाष के बारे में इनका लेखन कार्य है। आर्थिक एवं विदेश नीति के बारे में इन्होंने लिखा है। मुसलमान और शरणार्थियों के बारे में भी लिखा है और कश्मीर और हैदराबाद जैसे रियासतों के बारे में भी इन्होंने लिखा है। इनके सम्मान और इनके महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद के हवाई अड्डे का नाम इन्हीं के नाम पर सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय विमान क्षेत्र भी रखा गया है। लौह पुरुष की उपाधि इनको महात्मा गांधी के द्वारा दी जाती है और भारत देश का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत रत्न इनको 1991 में इनके महत्वपूर्ण अविस्मरणीय योगदान के लिए 1991 में भारत रत्न नामक पुरस्कार से नवाजा जाता है, जो कि इनको मरणोपरांत मिलता है। उसके बाद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जिसको आप लोगों को जानना जरूरी है और आवश्यक भी है, चाहे वह किसी भी प्रतियोगिता वाली परीक्षा में हिस्सा ले रहा हो या नहीं ले रहा हो। तो दोस्तों, भारत के इस महान विभूति की आज जयंती है और इनके सपनों को साकार करने के लिए भी हम अपने कुछ महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इनकी जो नीतियां थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक नीतियां थी, उस पर अमल करके लोगों में भाईचारा, बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता के विचारों का विकास करके समाज में फैली सभी प्रकार की विषमताओं को दूर करने का प्रयास हम स्वयं से ही कर सकते हैं। ये सारी चीजें केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं होती है, हम लोग एक नागरिक के रूप में भी ये सारे कार्य
कर सकते हैं। और हम यहाँ पर संपूर्ण जीएस की तैयारी कराते हैं। क्योंकि आज सरदार पटेल की जयंती थी तो इन पर एक सेशन बनना स्वाभाविक ही था। तो दोस्तों यहाँ पर सभी प्रकार के वनडे एग्जाम, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, पेट, सुपर टेट, आरओ, एआरओ, टीचिंग का हो, यहाँ तक कि पीसीएस के प्री एग्जाम भी कराए जाते हैं। तो दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए जीएस वाले भैया के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और इसी के साथ अपने इस सेशन को समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।